नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 13 अप्रैल के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा समर्थ योजना का सबसे अच्छा वर्णन करता है। और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं समर्थ योजना को लेकर के। और समर्थ योजना कपड़ा क्षेत्र में क्षमता निर्माण की एक योजना है। और इसको लेकर के चर्चा कल के पीआईबी में आए हुए एक न्यूज में भी किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि उपराष्ट्रपति ने कपास की उपज और उत्पादकता में सुधार लाने का आह्वान किया है और किसानों की आय की प्राथमिकता पर जोर दिया है। और इसी न्यूज में समर्थ योजना को भी लेकर के चर्चा किया गया है। और आपको ध्यान में रखना है कि समर्थ कपड़ा क्षेत्र में क्षमता निर्माण बढ़ाने की एक योजना है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जहां पर यह कहा गया है कि कपड़ा क्षेत्र में क्षमता निर्माण से संबंधित एक योजना। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण यानी कि पीएम पोषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। और यहां पर आपको 3 कथन दिए गए हैं। यहां पर पहला कथन है, यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। तो हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं पीएम पोषण को लेकर के। और आप सभी को ध्यान में रखना है कि पीएम पोषण योजना का पुराना नाम स्कूलों में मध्याह्न भोजन के लिए राष्ट्रीय योजना था, जिसे हम शॉर्ट में मध्याह्न भोजन योजना के नाम से भी जानते हैं। और यह योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहां पर पहला कथन पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, इस योजना का विस्तार सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से 8 या 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों तक है। आपको ध्यान में रखना है कि यह एक ऐसी योजना है जिसमें सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों की पहली कक्षा से 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले सभी स्कूली बच्चों को शामिल किया गया है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहां पर दूसरा कथन भी पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, इस योजना के तहत केंद्र खाद्यान्नों और उसके परिवहन की पूरी लागत वहन करता है और योजना के प्रबंधन, निगरानी और मूल्यांकन पर होने वाले खर्च को भी नियंत्रित करता है। तो यहाँ पर तीसरा कथन भी इस योजना को लेकर के बिल्कुल सही है, यानी कि तीनों के तीनों कथन सही हैं। और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर सारे कथन सही हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप जरूर रिवाइज करेंगे। और इससे जुड़ा हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज भी आज के द इंडियन एक्सप्रेस में आया है, जहां पर मिड डे मील को लेकर के विस्तृत चर्चा किया गया है। तो इस न्यूज को भी आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्रमंडल खेलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहां पर आपको 4 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। आपको ध्यान में रखना है कि यहां पर पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन गलत है। यहां पर पहला कथन है कि 2026 का राष्ट्रमंडल खेल एक बहुशहरी आयोजन होगा। तो यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम की। और आप सभी को ध्यान में रखना है कि 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी विक्टोरिया के क्षेत्रीय केंद्रों में की जाएगी, जिसमें बहुत सारे खेल मेलबर्न, जिलोंग, बेंडिंगो, ग्रिप्सलैंड जैसे शहरों में आयोजित किए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि राष्ट्रमंडल खेल इस बार बहुत सारे शहरों में आयोजित किए जाएंगे। और इसीलिए यहां पर यह कहना कि 2026 का राष्ट्रमंडल खेल एक बहुशहरी आयोजन होगा, यह पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन मेजबान को कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए अपने राष्ट्र या संस्कृति से संबंधित खेलों को चुनने की छूट देता है। आपको ध्यान में रखना है कि पिछले साल ही राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने एक रणनीतिक रोड मैप, जो कि 2026 से 2030 के लिए है, उसको जारी किया था। और इसमें उसका यह कहना था कि जो देश राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कर रहा है उसे खेलों के मुख्य समूह यानी कि कोर ग्रुप ऑफ स्पोर्ट्स से अपने पसंद का खेल चुनने का अधिकार दिया जाएगा, जिससे कि इन खेलों को दर्शकों के अनुकूल बनाया जा सके।
यानी कि अगर ये गेम ऑस्ट्रेलिया में हो रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया में जो गेम फेमस है और अगर वह गेम कोर ग्रुप ऑफ स्पोर्ट्स में शामिल है तो वहां से ऑस्ट्रेलिया वैसे खेल को चुन सकता है जिसे वहां के दर्शक ज्यादा देखते हों। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहां पर दूसरा कथन भी पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, मेजबान देश द्वारा निशानेबाजी और कुश्ती को राष्ट्रमंडल खेलों में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाता है। आपको ध्यान में रखना है कि राष्ट्रमंडल खेलों में एथलेटिक्स और तैराकी दो ही ऐसे खेल हैं जो अनिवार्य रूप से इसमें शामिल होते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि एथलेटिक्स और तैराकी कॉमनवेल्थ गेमों में अनिवार्य खेल हैं और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहां पर तीसरा कथन गलत हो जाता है। आइए देख लेते हैं चौथे कथन को। चौथा कथन है, जब मेलबर्न ने 2006 में खेलों की मेजबानी की थी तब कुश्ती को राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल नहीं किया गया था। तो यहां पर यह कथन भी पूरी तरीके से सही है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यहां पर सिर्फ तीसरा कथन ही गलत है, बाकी के सारे कथन सही हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आप लोग जरूर रिवाइज करेंगे। और इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज द इंडियन एक्सप्रेस में आया है जहां पर कॉमनवेल्थ गेम 2026 को लेकर के चर्चा किया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको भी आप लोग जरूर रिवाइज करेंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हिल्टन यंग कमीशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहां पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। आपको ध्यान रखना है, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन गलत है। यहां पर पहला कथन है, भारतीय मुद्रा और वित्त से संबंधित रॉयल कमीशन को हिल्टन यंग कमीशन के नाम से जाना जाता था। तो ये कथन पूरी तरीके से सही है। आपको ध्यान में रखना है कि भारतीय मुद्रा और वित्त से संबंधित जो कमीशन बनाया गया था उस कमीशन के हेड हिल्टन यंग थे और इसीलिए इस कमीशन को हिल्टन यंग कमीशन के नाम से भी जाना जाता था। यानी कि यहां पर जो पहला कथन है वह पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, यह जेल सुधारों के निरीक्षण हेतु नियुक्त एक जांच आयोग था। तो ये कथन पूरी तरीके से गलत है। आपको ध्यान में रखना है कि ये कमीशन भारतीय मुद्रा और वित्त से संबंधित है, ना कि जेल सुधारों से। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, इसने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की सिफारिश की थी। तो ये बात बिल्कुल सही है। आपको ध्यान में रखना है कि 1926 में हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा ही एक केंद्रीय बैंक बनाने की सिफारिश की गई थी जिसे भारतीय रिजर्व बैंक कहा जाएगा। यानी कि यहां पर तीसरा कथन भी सही है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यहां पर सिर्फ दूसरा कथन ही गलत है, बाकी के कथन सही हैं। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। द हिंदू में बाबा साहब अंबेडकर को लेकर के कुछ प्रश्न पूछे गए हैं और इन प्रश्नों में हिल्टन कमीशन का भी नाम आया है जिसको आधार बना करके ये क्वेश्चन आपके सामने रखा गया था। आइए अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं और ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए। यहां पर एक तरफ कभी कभी चर्चा में रहने वाले शब्द दिए गए हैं और दूसरे तरफ उनकी उत्पत्ति किस प्रोटोकॉल के तहत हुई थी उसके बारे में चर्चा किया गया है। और यहां पर आपको बताना है कि उपयुक्त युग में से कौन सा सुमेलित है। तो यहां पर जो पहला कथन है उसमें कहा गया है अनुलग्न एक देश, जिसके सामने लिखा हुआ है कार्टाजेना प्रोटोकॉल। आपको ध्यान में रखना है कि कार्टाजेना प्रोटोकॉल जैव सुरक्षा पर आयोजित किया गया था और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहां पर पहला कथन सुमेलित नहीं है। यहां पर दूसरा कथन है प्रमाणित उत्सर्जन में कमी, जिसके सामने लिखा हुआ है नागोया प्रोटोकॉल। और आपको ध्यान में रखना है कि नागोया प्रोटोकॉल का उद्देश्य जैव विविधता अभिसमय यानी कि कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के निष्पक्ष और न्याय संगत साझाकरण प्रावधानों को प्रभावी बनाना था। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट वर्ड की चर्चा की गई थी जिसे हम कहते हैं CBD, यानी कि कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं जैव विविधता अभिसमय। यानी कि यहां पर जो दूसरा कथन है वो भी सुमेलित नहीं है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है स्वच्छ विकास तंत्र,
जिसके सामने लिखा हुआ है क्योटो प्रोटोकॉल। और यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि क्योटो प्रोटोकॉल में ही स्वच्छ विकास तंत्र यानी कि CDM की चर्चा की गई है और इस प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 12 में इसे परिभाषित किया गया है। यानी कि यहां पर जो तीसरा कथन है वह सुमेलित है और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यहां पर सिर्फ तीसरा कथन ही सुमेलित है। आइए अब आज के तथ्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं और आज हम चर्चा करने वाले हैं राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम यानी कि NICDC को लेकर के। और इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज कल के PIB में आया है जिसमें यह बताया गया है कि श्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम की प्रगति की व्यापक समीक्षा की है। अगर हम राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम की बात करें तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम भारत का सबसे महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा कार्यक्रम है जिसका लक्ष्य भारत में भविष्य के औद्योगिक शहरों को विकसित करना है जो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ विनिर्माण और निवेश स्थलों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें। तो हमारे शहरों में उद्योगों के लिए जो मूलभूत ढांचा होता है उसको विकसित करने के लिए इस योजना को बनाया गया है। इस योजना से रोजगार के अवसर पैदा होंगे, आर्थिक विकास होगा। तो यहाँ पर हमारे देश के जो बड़े बड़े शहर हैं उनको जोड़ने की योजना बनाई गई है और इस योजना में अभी फिलहाल 32 प्रोजेक्ट 4 फेजेज में कंप्लीट करने की योजना बनाई गई है और इसी योजना के अंतर्गत 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बनाए जा रहे हैं जिनके नाम आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो जब ये पूरे हो जाएंगे तो भारत के शहरों में जो उद्योगों को सपोर्ट करने के लिए एक ढांचा होना चाहिए वह पूरी तरीके से बन करके तैयार हो जाएगा और हमारे यहाँ जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होते हैं उसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, इसको आप लोग जरूर रिवाइज करेंगे। आशा करता हूं कि आपको आज का ये डेली क्विज पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इन सभी को आप रिवाइज कर लेंगे और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।